दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र आपका भाई पंकज पुनः आपसे फिर एक बार आज लाइव आने का मौका मिला। दोस्तों बहुत दिनों से ये मानिएगा पूरे जो कोरोना कालखंड की दूसरी लहर थी उससे लगातार, क्योंकि व्यस्तता थी, हम लोग लगातार अपने क्षेत्रों में सिविल डिफेंस के माध्यम से खासकर पूरे जनमानस को किदवई नगर प्रखंड के अंदर लगातार हम लोग सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस थी उसका पालन करते हुए अपने किदवई नगर प्रखंड में आम जनमानस को जो भी हमारे क्षेत्रों का अधिकार हमको प्राप्त है उसमें हम लोग जनमानस की यथासंभव हर प्रकार की मदद कर रहे थे। खासकर चाहे क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य रहा हो, चाहे लोगों के प्रति एक ऐसी उदारवादिता के हिसाब से हम लोगों ने ये मानिए वे जहाँ पर जिसकी ज़रूरत हुई, जहाँ पर जिसने याद किया, हम लोग वहाँ पर पहुँचे और तत्काल प्रभाव उसकी जो आवश्यकताएं थी उनको पूर्ति करी। दोस्तों आज हम पुनः एक बार ये कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान की तमाम, ये मानिएगा पूरा विश्व और पूरा भारत इससे प्रभावी रहा है। कोरोना कालखंड की दूसरी लहर ये मानिए अप्रैल के पहले सप्ताह से प्रारंभ हुई और ये मानिए लगातार इसमें पूरे भारत के 28 राज्यों और 8 से 9 केंद्र शासित राज्य पूरी तरह से मतलब जो सरकारी मशीनरी थी वो बहुत बड़े पैमाने पर उसने कार्य किया, लेकिन क्षेत्रफल की आबादी और जनसंख्या के लिहाज से वो सारे सरकारी जो भी गवर्नमेंट की ओर से, भारत सरकार की ओर से जो आम जनमानस को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो पूर्णतः नहीं मिल पाई हैं। उसका सबसे बड़ा कारण रहा है खासकर ज़मीनी स्तर पर हमारे उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो लगातार ये मानिएगा निचले पायदान पर चली गई, क्योंकि जिस प्रकार अस्पतालों के अंदर, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हों जिलों के, चाहे एससीओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों या निजी क्षेत्र के अस्पताल हों, उनके अंदर सबसे बड़ी जो कमी रही है वो ऑक्सीजन सिलेंडर की रही है। पर्याप्त ऑक्सीजन ना होने के कारण जो आप देखते हैं कि जितने भी हमारे भारत के नागरिक या राज्यों के नागरिक रहे हैं उनकी जो मृत्यु दर रही है उसी अनुपात में बढ़ी है, क्योंकि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई, जब ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे बड़े पैमाने पर गिरा तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत हुई कि वो ऑक्सीजन लेने में असमर्थ रहे। जब वो नज़दीकी किसी हॉस्पिटलाइजेशन में पहुँचे हैं या हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी और लगातार जब प्रॉपर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाई है उसके उपरांत बहुत बड़े पैमाने पर उनकी जान चली गई। अब ये कहेंगे कि इस पर हम किसका दोषारोपण करें? हम सरकार का करें, अपने संसाधन का करें, या खासकर उत्तर प्रदेश के जो हुक्मरान हैं, वर्तमान की सरकार है, सत्ता पक्ष है, उसको करें? अगर जनमानस पे हम एक चीज़ देखना चाहते हैं कि आप लगातार किस बड़े पैमाने पर ये हिंदुस्तान के आवाम के लिए और हिंदुस्तान के हुक्मरानों के लिए एक संदेश है कि आपको बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीनी हकीकत पर रूबरू होना पड़ेगा, ज़मीनी हकीकत पर आपको कार्य करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश हो चाहे हिंदुस्तान के तमाम राज्य हों, उनके हुक्मरानों को जो भी सत्ता दल चुना जाए, जनता चुन के भेजे, उनकी प्राथमिकता में 2 चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। एक तो स्वास्थ्य चिकित्सा और शिक्षा, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें आज पूरी भारत सरकार को, राज्यों की सरकारों का ये नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि जब आप जनता द्वारा चुने जाएं तो वहाँ की राज्य व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आप वहाँ के जनमानस के लिए उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं, ये पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। आपका जो एजेंडा होना चाहिए, जो आपकी चुनावी घोषणा होनी चाहिए, उसमें सबसे पहली पंक्ति में, अग्रिम पंक्ति में आप स्वास्थ्य सेवाओं को जरूर रखिएगा। दूसरे नंबर पर वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, खासकर जो युवा वहाँ के कर्णधार हैं, जो बच्चे हैं, उनकी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर उनकी स्नातक स्तर और प्रोफेशनल स्तर तक की जो भी सुविधाएं आपको उत्तर प्रदेश के नागरिक या अन्य राज्यों को देना चाहते हैं, उनमें आपके 2 एजेंडे चुनावी में होने चाहिए। स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं शिक्षा, ये 2 अहम भूत तत्व हैं जिसको हर राज्य की सरकारों को बहुत बेहतरीन तरीके से पालन करना चाहिए, क्योंकि इस पूरे कोरोना कालखंड में ये मानिएगा 2020 का कोरोना कालखंड रहा हो, चाहे ये 2021 की अप्रैल की प्रारंभिक शुरुआत रही हो, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हम लोग ज़मीनी हकीकत से रूबरू रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि किस बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों के अंदर, या अन्य राज्यों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों के बारे में बताते हैं आपको कि
आम जनमानस कितनी भयावह स्थिति में रहा है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर राज्य सरकारों की सबसे बड़ी जवाबदेही बनती थी कि वो अपने नागरिकों को किस बेहतरीनता के साथ वो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं आप उनको मुहैया कराएं। 17 मई को हाई कोर्ट इलाहाबाद की बेंच ने एक फैसला दिया कि उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो राम भरोसे है। आज ये मानिए 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, राज्य सरकार की ओर से एक याचिका लगाई गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया है कि हाई कोर्ट ऐसी कोई ऑर्डर्स ना दें जिसको कर पालना राज्य सरकार के लिए असंभव है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किस गाइडलाइन के तहत अपने जस्टिस ने जो जस्टिस दिया, जो फैसला दिया, वो एक अलग बात है, वो एक न्यायिक विधि का फैसला है। लेकिन हम एक व्यवहारिकता और एक ज़मीनी धरातल पर जो काम करने के तरीक़ों के बारे में आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ये मानिएगा 24 करोड़ आबादी का राज्य है। 75 जनपदों में ये मानिए गाजियाबाद से लेके अगर सोनभद्र तक आप जाते हैं, बिहार के बॉर्डर तक, सुनहली बॉर्डर तक गोरखपुर के, इतनी बड़ी जो एक लंबी फहरिस्त है। ये मानिए बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड, हरित प्रदेश और पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा भूभाग पर फैला हुआ ये प्रदेश, जहाँ पर जन सुविधाओं के नाम पर आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे पीएचसी हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएससी हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या ट्रामा सेंटर, बहुत बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ की इतनी बड़ी कमी है। और भारत सरकार का उनका अपना क्या स्थायित्व, वो निजीकरण की वकालत लगातार करते चले आ रहे हैं। आज बहुत बड़े पैमाने पर अगर राज्य सरकार के अस्पताल ना होते, सरकारी अस्पताल नहीं होते थे, तो ये जो हालात आप मृत्यु दर का आंकड़ा देख रहे हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर इतना लंबा होता जिसको आप शायद आंकड़ों में लिखना भूल जाते। क्योंकि निजी संस्थानों के अस्पतालों में हर आदमी इलाज नहीं करा सकता है। जिसके जेब में पैसा हो वही व्यक्ति जाके वहाँ पर इलाज करा सकता है, या राज्य सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से कुछ उसको ऐसी सुविधाएं जो लोग सर्विसेज में हैं उनको प्राप्त हैं तो वो तो करा लेते हैं। लेकिन सामान्य जन नागरिक उन ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ग्रहण नहीं कर सकता है क्योंकि पैसा पे करना पड़ता है। दूसरी चीज़, अब जो भी सरकारें यथासंभव जनता जनार्दन उनको चुनकर विधानसभाओं या लोकसभाओं में भेजता है, तो चुनी हुई सरकार की ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि उनके चुनावी एजेंडे में, चुनावी घोषणा पत्र में सबसे अहम स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा अगर नहीं है तो हम उस सरकार को अच्छा नहीं मानते हैं। और भारत सरकार के और राज्य सरकारों के, हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों से ये अपील करना चाहते हैं कि जो सरकार आपको स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा ना मुहैया ना करा पाए, अगली बार ऐसी सरकारों को आप मत चुनिएगा। आपके विवेक से जो पार्टी आपको अच्छी लगे, जिसकी विचारधाराएं आपको अच्छी लगे, उन पार्टियों को चुनिएगा और एक प्रदेश को एक ऐसी अच्छी सुगम व्यवस्था पर ले जाइए जहां पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। एक बहुत बढ़िया किसी ने एक शेर कहा था कि अड़े थे जिद पे कि सूरज बना कर छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है सारा जमाना खुदा बनाने में। ये जो शेर है किसी शायर ने कहा है, ये चरितार्थ करता है हिंदुस्तान की तमाम एक ऐसी दशा और दिशा जहाँ पर ये मानिएगा सन 2014 से 2021 का जो ये आंकड़ा सरकार और जनता के बीच एक ऐसी, जिसको मैं बोल सकता हूँ लुका छिपी का खेल, जहाँ पर आम जनमानस इतनी बड़े तरीके से परेशान हुआ 2016 की नोटबंदी से लेके, और ये मानिएगा आज 2021 के हम ऐसे पैदान पर खड़े हुए हैं जहाँ पर देश की आर्थिक नीति, आर्थिक विकास की दर, जीडीपी तक बिल्कुल खस्ता हाल की हालत में स्थिति है। उसके हालात में अगर हम ये कहना भी चाहते हैं अपने भारत के नौनिहाल से कि आप लोग एक ऐसी क्रांति लाइए देश के एक अंदर, एक ऐसी विकास धारा, एक ऐसी विचार नीतियों को अपने अंदर रखिए। फिर मैं एक शेर यहाँ पर करता हूँ कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो, गंगा मैया में डूबने वाले अपने थे,
नाव में छेद किसने किया, सच बोलो। ये भी जो शेर है ये भी दर्शाता है भारत की भारतीय राजनीति को बहुत बड़े पैमाने पर। हम इस अगर आपको माध्यम से बताएं तो जो क्रांतिकारी विचारधाराएं इस देश के अंदर लगातार अपने आप के जल को मजबूत कर रही हैं, उनमें एक शेर राहत इंदौरी जी का है कि भरपूर करेंगे तेरे जुल्म की मुखालिफत, तू वक्त का तख्त नसी है, मेरे मुल्क का खुदा नहीं है। ये युवाओं से निकली हुई ऐसी शायरी हैं, ऐसे शेर हैं जो भारतीय राजनीति को सदैव प्रभावित करते रहेंगे। हम चाहते हैं सदैव कि भारत में एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसे क्रांतिकारी नवयुवकों का जमावड़ा हो भारतीय राजनीति में, क्योंकि लगातार भारतीय राजनीति ने अपनी अनुसार अपने जो उनके झंडा दरबार थे और यहाँ की जो मीडिया संस्थान है, मैं उनको पुनः एक बार इस घेरे में लाना चाहता हूँ कि देश के चौथे स्तंभ का आप काम करती हैं। आपको चाहिए कि देश के अंदर जो सच्चाई है, जो सच है, उसको आप दिखाइए, क्योंकि देश की जनता जनार्दन, आप जब टेलीविज़न के माध्यम से आपके एंकर बोलते हैं देश के विषय पे, चाहे वो राजनीति हो, आर्थिक हो, इकोनॉमिकल हो, सामाजिक हो, या किसी भी पे आप अपना विस्तृत चर्चा करते हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीण भारत के सुदूर क्षेत्र में बहता हुआ, जहाँ पर दूरदर्शन के माध्यम से आज भी टेलीविज़न देखा जाता है, वो आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। तो आप एक ऐसे चरित्र को उजागर करिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, हर अखबार भी तुम्हारा है, और उस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, सरकार भी तुम्हारी है और दरबार भी तुम्हारा है। यानी कि आप जैसा चाहें वैसा लिखें, लेकिन सच को लिखें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ और एक बार भारत सरकार और राज्यों की सरकारों से ये अपील करना चाहता हूँ कि देश की जनता ही नहीं रहेगी तो आप राजनीति किस पर करेंगे। आपके एजेंडे में और भारत की जनता जनार्दन 145 करोड़ देशवासियों, हमारा निवेदन है कि जो चुनाव हों, चाहे विधानसभा के या लोकसभा के या स्थानीय निकायों की, आप अपने प्रत्याशी से, अपनी जो भी पार्टियां राष्ट्रीय हैं चाहे क्षेत्रीय पार्टी, उनसे इस मुद्दे पर ज़रूर बात करिएगा कि आपके चुनावी एजेंडे में स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा का पायदान कहां पर खड़ा हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और भारत के लोगों को सल्यूट करता हूं, क्योंकि किस आप लोगों ने साहस के साथ, इतनी मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को, इस देश के नौजवानों को, देश की मातृ शक्तियों को, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को और मजबूती के साथ आपने लड़ा। ईश्वर करे कि भारत आगे ही बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।